नमस्कार। बॉटनी लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक और एल्गा जिसका नाम है ओडोगोनियम, जो कि क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है, तो ग्रीन एल्गा में आता है। ओडोगोनियम भी एक फिलामेंटस एल्गा है और इसमें कई एक चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि डॉर्फ मेल का पाया जाना और कैप सेल फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और ज़्यादातर यही पूछी भी जाती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ओडोगोनियम और इसके बारे में जो भी जानकारी ज़रूरी है वो जानते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में प्लांटी, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, ओडोगोनियल्स, इसी के नाम से ऑर्डर है और इसी के नाम से फैमिली है ओडोगोनियसी। अब इंट्रोडक्शन देख लें तो जो ओडोगोनियम है वो एक फिलामेंटस जीनस है और फ्री लिविंग ग्रीन एल्गा है। ये पहली बार इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो पोलैंड में हुई थी और डब्ल्यू हिल्से ने इसको डिस्कवर किया था और फिर एक जर्मन साइंटिस्ट के ई हिम हिर ने इसका नाम दिया था। जो मॉर्फोलॉजी ओडोगोनियम की है वो थोड़ी यूनिक टाइप की है, क्योंकि जो इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर है जो कि अलग अलग काम करता है। और इसके अलावा जो लाइफ साइकिल है उसमें भी कई एक अलग अलग फेजेस आती हैं जो बाकी जो एल्गी हैं उनमें नहीं मिलती हैं। ये जो एल्गा है ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहता है और दोनों ही हेमिस्फीयर में पाया जाता है। बेंथिम और प्लैंक्टोनिक दोनों फॉर्म में मिलता है और ये एल्गल पैचेस बनाते हैं। तो जो एल्गल ब्लूम जिस तरह से बनता है वो भी फ्रेश वाटर में बनता है, तो ये भी जो है वो पैचेस बनाते हैं और जो वाटर बॉडी होती है उसके ऊपर एक पूरी झिल्ली सी तैयार हो जाती है इन फिलामेंट्स की, और बहुत डेंसली ये सब आपस में साथ में रहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो फिलामेंटस सेल्स है उसकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही स्टेजेस मौजूद रहती हैं और दोनों ही अपनी अलग अलग बिल्कुल डिस्टिंक्ट लगती हैं। तो वो अभी जब हम आगे चलते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर देख लें, जिससे पहले कि आगे चलें तो सेल स्ट्रक्चर देख लें। तो सेल्स जो ओडोगोनियम की हैं वो माइक्रोस्कोप में नैरो और सिलेंड्रिकल टाइप की दिखती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये भी एक सेल का जो है वो डायग्राम बना हुआ है, एक लार्ज डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आप जो देखेंगे वो एक न्यूक्लियस है जो ज़्यादातर जो है वो जो वॉल है उसके साथ में सटा हुआ रहता है। पायरोनाइड इसमें मिलता है, कई एक पायरोनाइड होते हैं। सेल वॉल इसकी अच्छी बनी होती है, सेलुलोजिक भी होती है और इसके अलावा जो इसमें क्लोरोप्लास्ट है वो भी हमें पूरे में डिस्पर्स मिलता है। तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द फिलामेंट सिमिलर, सभी सेल्स लगभग एक सी ही होती हैं सिवाय अपर मोस्ट के। तो जो अपर मोस्ट है वो थोड़ा सा राउंडेड हो जाती है इस तरह से, बाकी सब रेक्टेंगुलर टाइप की सेल्स होती हैं। तो एपिकल जो सेल है वो थोड़ी सी राउंडेड हो जाती है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जो इसमें नीचे का हिस्सा है जो सबस्ट्रेटम से एकदम चिपक के रहता है, उसको एंकर करके पूरे फिलामेंट को रखता है, उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। और ये इलोंगेटेड ग्रोथ इसमें होती है और ये जो है वो सबस्ट्रेट को ग्रिप करके रखता है ताकि जो फिलामेंट है वो ऊपर तैरता रहे लेकिन वहाँ से आगे ना जाए। होल्ड फास्ट जो है वो सिर्फ अकेली ऐसी सेल होती है जो कलरलेस होती है, बाकी सब जो है वो ग्रीन होता है। नंबर ऑफ कैप सेल्स इसमें गिनी जाती हैं और नंबर ऑफ कैप सेल जो है वो ये दिखाती हैं कि जिस सेल में जो नंबर ऑफ कैप है, जैसे यहाँ पर ये कैप सेल आप देख रहे हैं, ये कैप सेल को अगर गिन लेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस सेल में कितनी बार डिवीजन हुआ होगा, क्योंकि हर डिवीजन जो है वो एक कैप सेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि कितनी बार सेल डिवाइड कर चुका है। और जो इसमें वॉल है वो 3 लेयर्स की होती है। इसमें जो इनर मोस्ट है वो सेलुलोजिक होती है, मिडिल जो है पेक्टोस होती है और जो आउटर मोस्ट है वो काइटिन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटोप्लाज्म को कंटेन करती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक सेंट्रल वैक्यूल होती है और साइटोप्लाज्म होता है। सेल सैप जो है उसमें सेंट्रल वैक्यूल तो है ही, उसके उसके अलावा उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिक्रीशन है और जो एक्सक्रीशन है वो भी होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है, ओवल शेप्ड होता है और अ, जब डिवीजन होने वाला होता है तब वो सेंटर की तरफ आता है, नहीं तो फिर वो एक तरफ या तो इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा। द सेल्स ऑफ द ओडोगोनियम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टिपिकल गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो सारे भी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब इसमें मिलते हैं। तो ऐसा कोई बहुत टिपिकल या डिफ़िकल्ट टाइप का इसका
स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर हम समझेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि ओडोगोनियम की सेल आखिरकार है क्या। तो एक तो ये याद रखना है कि जो सेल वॉल है वो 3 लेयर की, और तीनों जो लेयर हैं उसमें जो उसका कंपोजिशन है वो अलग अलग है। न्यूक्लियस सिंगल है, और बाकी सेल में जो ऑर्गेनेल्स हैं वो पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसका रेटिकुलेट होता है, और बहुत से पारिनॉइड्स होते हैं। तो इस तरह से इसका एक सेल का स्ट्रक्चर हम समझ पाते हैं। थैलस स्ट्रक्चर देखें तो थैलस जो है वो, जो एल्गा बॉडी है वो थैलसी कहलाती है, और ये ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और ये फिलामेंट होते हैं जो एंड टू एंड सेल्स अटैच होती हैं इसमें। सेल्स ऑफ द फिलामेंट आर इधर अटैच द सबस्ट्रेटम बाय द होल्ड फास्ट, और अगर होल्ड फास्ट है तो अटैच रहेंगी, नहीं है तो वो फ्री फ्लोटिंग रहेंगी। ओडोगोनियम जो स्पीशीज़ है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक होता है मैक्रेंडस स्पीशीज़, एक होती है नेनेंड्रस स्पीशीज़। अब जो मैक्रेंडस स्पीशीज़ होती है उसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, जिनमें के एंथीडिया और ओगोनिया बनते हैं, वो जो है वो नॉर्मल साइज़ के होते हैं। तो जो फिलामेंट का साइज़ नॉर्मल सा है, उसी साइज़ में जो है मेल भी होगा, और वहीं पर थोड़ी सी स्वेलन जो है वो फीमेल जो सेल बनती है, ओगोनियम जो बनाती है वो होती है। तो इनको मैक्रेंडस कहते हैं। मैक्रेंडस जो स्पीशीज़ है मोनोशियस होती हैं, और इसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो एक सेम प्लांट पे मिलते हैं। मैक्रेंडस स्पीशीज जो डायोशियस होती हैं उनमें मेल और फीमेल प्लांट जो है वो डिफरेंट फिलामेंट पे मिलते हैं। तो दोनों ही मैक्रेंडस में मोनोशियस कंडीशन भी है, डायोशियस कंडीशन भी है। अब बात कर लेते हैं नेनेंड्रस स्पीशीज की, जो इसका बहुत सिग्निफिकेंट पहलू है। इसमें क्या होता है कि एंथ्रीडिया और ओगोनिया जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, उनका साइज़ जो है वो थोड़ा अलग अलग होता है। जो ओगोनियम है वो काफ़ी बड़ी होगी जो एंथ्रीडियम है उसके मुकाबले में। दिस टाइप इज ऑलवेज डायोशियस, इसमें हमेशा डायोशियस कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर तो दोनों कंडीशन है, मोनोशियस एज वेल एज डायोशियस, लेकिन यहाँ पर जो नेनेंड्रस फॉर्म है इसमें डायोशियस रहता है। तो एंथीडिया जो है वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू ओगोनियम, और उसको क्योंकि छोटा होता है इसलिए उसको डॉर्फ मेल कहते हैं। ये सवाल भी आता रहता है कि डॉर्फ मेल क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि नेनेंड्रस स्पीशीज़ में जो एंथीडिया होता है वो बहुत छोटा साइज़ में होता है इन कंपैरिजन टू ओगोनियम, और इस वजह से उसको डॉर्फ मेल कहते हैं। और जो स्पीशीज़ है उनको नेनेंड्रियम कहते हैं, नैनो से बना हुआ नेनेंड्रियम। स्मॉल जो मेल फिलामेंट्स अटैच होता है, वो ही उसमें, मतलब जो इसमें फिलामेंट छोटा सा बनता है वो आके फीमेल फिलामेंट पे ओगोनियम के आसपास, ओगोनियम के नीचे या सपोर्टिंग सेल के आसपास में वो अटैच होता है। तो ये याद रखना है कि इसमें जो थैलस स्ट्रक्चर है इसमें दो तरह के थैलस पाए जाते हैं, एक मैक्रेंडस स्पीशीज़ वाले होते हैं और एक नेनेंड्रस स्पीशीज़ वाले होते हैं। तो अब डायग्राम देख लेते हैं मैक्रेंडस और नेनेंड्रस का। तो मैक्रेंडस में आप देख सकते हैं कि जो फिलामेंट की सेल का साइज़ है ऑलमोस्ट उतना ही साइज़ जो है उस पार्ट का होता है जो एंथ्रोजॉइड बनाने वाला होता है एंथ्रीडियम का। तो ये लगभग उसी साइज़ के हैं, तो सेम साइज़ है, तो मैक्रो साइज़ है, तो मैक्रेंडस हो गए। और इसमें जो है वो हर एक सेल के अंदर दो एंथ्रोजॉइड बनते हैं जो वेसिकल के अंदर पहले रिलीज़ होते हैं, फिर वेसिकल डिसइंटीग्रेट कर जाती है, और ये जो एंथ्रोजॉइड जो होते हैं जिसमें फ्लैजिला होते हैं ये पानी के ज़रिए तैरते हुए फीमेल ओगोनियम तक पहुंचते हैं। ओगोनियम में रिसेप्टिव स्पॉट होता है यहाँ कहीं, जिसके थ्रू ये अंदर आते हैं, और उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पर ये डिप्लॉइडी आ जाती है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी सेल जो है वो होती उतनी बड़ी है जितनी बड़ी बाकी फिलामेंट की सेल होंगी, लेकिन क्योंकि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये स्वेलअप कर जाती है। और जब हम फिलामेंट को देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये स्वेल पोर्शन, हमें स्वेलअप पोर्शन दिखते हैं, और हम पहचान जाते हैं कि ये ओगोनियम वाला पोर्शन है। अब इसके नीचे वाली सेल हमेशा सपोर्टिंग सेल होती है, तो ये सपोर्टिंग सेल के बिना ओगोनियम नहीं बनती। वहीं अगर हम देखें नेनेंड्रस स्पीशीज़ में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ओगोनियम का साइज़ है और ये डॉर्फ मेल है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो एक एंड्रोस्पोर की इंटरमीडिएट स्टेज आती है जो यहाँ नहीं होती। एंड्रोस्पोर यहाँ तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर एंड्रोस्पोर बनता है, और उस वजह से जो जब वो जर्मिनेट करता है तो एक छोटा फिलामेंट बनता है जो बहुत ही माइन्यूट फिलामेंट होता है इन कंपैरिजन टू ओगोनियम, और इसकी वजह से इसको डार्क मेल कहते हैं। और फिर इसमें ये एंथ्रोजॉइड बनते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, रिसेप्टिव हाइफी में ये एंथ्रोजॉइड रिलीज होंगे और पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये फ़र्क हो गया जो कि मैक्रेंडस और नेनेंड्रस स्पीशीज़ में होता है, और क्यों डार्क मेल कहते हैं ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न इसमें बहुत ख़ास किस्म का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम वगैरह में आता भी है। तो जो ओडोगोनियम है उसमें सेल डिवीज़न माइटोसिस के थ्रू होता है, और ये जो है बहुत यूनिक टाइप का होता है। और इसमें
जब भी ये सेल डिवीजन होता है तो एक कैप लाइक स्कार जो है वो अपर एंड की जो सेल है वहाँ पर आ जाता है, और यही जो है इसका करेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर होता है कि कैप सेल का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, मुंडोगोनियम देख रहे हैं। तो ग्रोथ जो है वो इंटरकैलरी है, बीचों बीच से होता है। जैसे ये फिलामेंट पूरा बना हुआ है, इसमें कोई एक यहाँ की बीच की सेल जो है वो सेल डिवीजन में जाएगी, और जब सेल डिवीजन हो जाएगी तो यहाँ पर एक स्कार बनेगा जिसको हम कहते हैं कैप सेल। तो हर डिवीजन के बाद एक स्कार बनता है, तो जितने नंबर ऑफ स्कार या जितने नंबर ऑफ कैप हैं उतनी बार वो सेल डिवाइड किया होगा, ये हम जान सकते हैं। ग्रोथ जो है वो लोकलाइज्ड होती है, और सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर पूरा फिलामेंट एक साथ जो है वो ग्रो नहीं करता, इंटरकैलरी होता है। अब डिवीजन प्रोसेस क्या होती है, तो डिवीजन प्रोसेस जो है इसमें पिक्यूलियर रिंग लाइक मेथड होता है, जिसमें कि एक वेजिटेटिव सेल है वो इसमें चली जाने वाली होती है कि उसको डेस्टाइंड हो जाती है कि उसे कैप से डिवीजन बंद करना और कैप सेल का फॉर्मेशन वहाँ पर होगा। तो जब ये सेल तय हो जाती है कौन सी सेल डिवीजन में जाएगी, तो वहाँ पर एक कैप लाइक रिंग स्ट्रक्चर बनता है उसके अपर एंड की तरफ। उसके बाद सेल वॉल जो है वो रप्चर कर जाती है उस रिंग के जस्ट नीचे। जैसे ही वो रिंग बनेगा उसके नीचे की जो सेल वॉल है वो रप्चर कर जाएगी, और जो अपर पार्ट ऑफ द लिफ्टेड पोर्शन है वो जो है वो एक नया मटेरियल बनाएगा। तो जितना अलग हो गया उसके बाद जो नई सेल बन रही है उसके उसके चारों तरफ एक नया मटेरियल बनता है जो आगे चलकर उस सेल को पूरा प्रॉपर बना देता है। और इसके बाद जब भी ये डिवीजन होता है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो टूटती है, तो उसका एक जो जैसे कि सेल वो हमने ये इस तरह से ये खींचा, इसको एक रबड़ बैंड ले लीजिए आपने, उसको खींचा और इसको खींचते चले जाएं दोनों डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि रबड़ बैंड टूट जाएगा। तो रबड़ बैंड का कुछ हिस्सा यहाँ आ जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा, तो छोटा हिस्सा ऊपर जाता है जो कि कैप सेल बनाता है, और नीचे ये सेल वॉल रहती है, और बीच में जो नई सेल बन रही होती है वहाँ पर न्यू मटेरियल आकर उसको कंप्लीट करता है। तो अब जो यहाँ पर कि एक सेल थी, एक सेप्टेशन यहाँ आ गया, एक सेप्टेशन यहाँ आ गया, जिसकी वजह से एक सेल से दो सेल हो जाती हैं और एक कैप सेल यहाँ पर बन जाती है। तो हमेशा जो है हर डिवीजन के बाद एक कैप लाइक स्कार बनता है जो कि सेल में ऊपर की तरफ चिपक जाता है। तो इसी बात को कैप फॉर्मेशन कहते हैं। कैप फॉर्मेशन में क्या होगा कि जब कैप बन जाएगी तो जितनी बार सेल डिवाइड की उतनी बार एक कैप बन जाती है। तो जब भी हम अगर कैप का नंबर गिन पा रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कितनी बार जो है वो सेल डिवाइड करी, हाउ मेनी टाइम्स द सेल हैज़ डिवाइडेड। द सेल विद मैनी कैप्स इज यूजुअली ओगोनियम। तो बहुत सी जब कैप बन जाती हैं, कई बार वो सेल डिवाइड हो जाती है, तो वही सेल आगे चलकर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाती है, ओगोनियम। अभी पिछले में डायग्राम में आपने देखा था कि जो ओगोनियम स्वेलअप पार्ट होता है उसमें ऊपर की तरफ इस तरह से कैप बनी होती हैं कई एक। तो यही एक इसमें ये भी है कि जब जितनी बार उसमें डिवीजन होगा एक, तो जो डिवाइड कर रही सेल होती है वही जो है आगे चलकर ओगोनियम बना लेती है। न्यूक्लियर डिवीजन जो इसमें होता है माइटोटिक होता है, और ये बहुत पिक्यूलियर फीचर है सेल वॉल डिवीजन इस पर्टिकुलर ओडोगोनियम का। और यहाँ पर जो है इसीलिए इसको जो है एक अलग नाम दे दिया गया ओडोगोनियल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि ये इसका जो टाइप है जो सेल डिवीजन ये ऑब्जर्व की गई है ओडोगोनियम में ही की गई है, तो वही इसका टाइप हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि इसमें तीन लेयर की वॉल है, वो वॉल यहाँ दिखाई गई है, ये वॉल है, और न्यूक्लियस जो है वो किनारे की तरफ होता है, लेकिन जब डिवीजन से पहले वो बीच में आ जाता है। बीच में आने के बाद इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियाई बनेंगी, एक ऊपर की तरफ चलेगी और एक वहाँ पर रहेगी, और उसके बीच में फिर ये वॉल फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये जो नई बन गई है ये डॉटर न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये नीचे पेरेंट वाला हो गया। उसके बाद ये वॉल फॉर्मेशन जैसे ही जो है इसमें रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये जो है ये रिंग की बिगिनिंग है, रिंग ऑफ थिकनिंग, ये रिंग है, और ये रिंग जो है वो एक्सटेंड करेगी अंदर की तरफ। तो ये जो खिंचाव पड़ता है इसकी वजह से बाहर की सेल वॉल टूट जाती है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके जो ये टूटा हुआ हिस्सा है ये ऊपर की तरफ स्कार के रूप में मौजूद रहता है जो आगे चलकर कैप बना लेता है। उसके बाद ये धीरे धीरे एक्सटेंड होता है, इसमें मटेरियल जो है वो प्रोटोप्लाज्म वगैरह इकट्ठा होना शुरू होता है इसके चारों तरफ, और धीरे धीरे इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती है, और साथ ही साथ जो नई वॉल है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट होती है इस तरफ और इस तरफ। तो जो फाइनल था कि शुरू हमने यहाँ से किया था पेरेंट सेल से, उसके बाद यहाँ पर एक नई डॉटर सेल आ जाती है। अब एक डॉटर सेल आ गई तो यहाँ पर ऊपर एक कैप आ गया। तो यही कैप सेल फॉर्मेशन है। तो हमें याद रखना है कि भाई जब भी कैप सेल फॉर्मेशन होगा तो जो भी पेरेंट सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद उसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, जब ये डिवीजन हो रहा होगा तभी यहाँ पर
जो रिंग है वो बनना शुरू होती है और वो अंदर की तरफ दोनों तरफ से आना शुरू हो जाती है, इधर से। और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आएगी तो उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है वो लेटरल वॉल पे पड़ता है और वहाँ से जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होके कुछ पोर्शन उसका जो है वॉल का ऊपर जाके चिपक जाता है और ये बना लेता है कैप। बाकी फिर यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन पर्टिकुलर हो जाती है। वॉल फॉर्मेशन होने के बाद फिर यहाँ पे वॉल मटेरियल वगैरह इकट्ठा होना शुरू होता है और ये सब पूरी सेल कंप्लीट हो जाती है, तो एक डॉटर सेल बन जाती है और एक पेरेंट सेल। तो एक सेल जहाँ थी वहाँ दो सेल बन गए और जो डॉटर सेल है उसके ऊपर जाकर एक कैप का स्कार चिपक गया तो वो एक कैप सेल हो गई। तो यही सेल डिवीजन है या कैप सेल फॉर्मेशन है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल। इसके अलावा जैसे डिवीजन तो हो गया, अब लाइफ साइकिल में क्या होता है। तो लाइफ साइकिल में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी होता है, इसके जो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो तीनों मोड यहाँ मौजूद हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूजुअली जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो अगर ये किसी कारणवश जो है वो फिलामेंट टूट गया कुछ हिस्सों में तो हर टूटा हुआ हिस्सा एक नया फिलामेंट डेवलप कर लेता है। इसके अलावा एकाइनिड्स भी बनते हैं जो कि थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट सेल्स होती हैं। तो ये जब एडवर्स कंडीशन होती है उससे जस्ट पहले एकाइनिड्स बन जाते हैं, ताकि जो एडवर्स कंडीशन है वो थिक वॉल के अंदर जो सेलुलर मटेरियल है जो एक तरह से डोरमेंट स्टेज में रहता है वो पड़ा रहता है और जब दोबारा अच्छी स्टेज आती है तो वहाँ जर्मिनेशन होकर नया फिलामेंट बन जाता है। तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ज़ोस्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ज़ोस्पोर क्या होते हैं? ज़ोस्पोर लार्ज मल्टीफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि एक सेल के अंदर एक सिंगल ज़ोस्पोर बनता है। कोई भी वेजिटेटिव सेल जब ज़ोस्पोर बनाएगी तो एक सेल के अंदर एक ही ज़ोस्पोर बनेगा। फिर ये रिलीज़ हो जाते हैं। रिलीज़ होने के बाद ये थोड़ी देर तैरते हैं, उसके बाद सेटल डाउन होते हैं, इनका ओरिएंटेशन बदलता है और फिर ये जर्मिनेट करके नया फिलामेंट बनाते हैं। तो ये जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब जो है ये ओडोगोनियम जो स्पोर फॉर्मेशन करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये एक वेजिटेटिव सेल है, इसमें जो है वो जो उसका प्रोटोप्लाज्म है उसमें कंडेंसेशन होता है और धीरे धीरे जो है वो काफ़ी डेंस हो जाता है। डेंस होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो सेल ये जुड़ी हुई होती हैं यहाँ से स्प्लिट कर जाएंगी, ये इधर की तरफ खुल जाएंगी और ये बाहर की तरफ आना शुरू होता है। तो पहले शुरू में ये वेसिकल में होता है, बाद में वेसिकल जो है वहाँ से रिमूव हो जाती है और जो स्पोर है वो मल्टीफ्लैजिलेटेड कंडीशन में बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद इसका ओरिएंटेशन बदलता है। जो फ्लैजिला हैं इसके वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, पहले ये ऊपर की तरफ थे अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद ये जब सूटेबल सबस्टेटम पे चिपक जाता है तो फिर ये ग्रोथ करना शुरू करता है। तो पहले होल्ड फास्ट बनेगा, उसके बाद फिर डिवीजन होते जाएंगे और ये फिलामेंट नया बनता चला जाएगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि ज़ोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस उगेमस टाइप का होता है जिसमें मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। एंथ्रीडिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लैजिटेड मेल गैमेट्स जिनको स्पर्म या एंथ्रोजॉइड कह सकते हैं। और ओगोनिया में जो है सिंगल लार्ज नॉन मोटाइल एग होता है। अब इसमें जैसे शुरू में हम लोग ने बात की थी कि इसमें मैक्रेंडस और नेनेंडस स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो मैक्रेंडस स्पीशीज़ में नॉर्मल साइज़ का मेल फिलामेंट होता है जिसमें एंथ्रीडिया होती है। मैक्रेंडस में जो है वो बहुत छोटे मेल फिलामेंट होते हैं जो एंड्रोस्पोर से बनते हैं और इसमें जो है उस कंडीशन को डॉर्फ मेल कहते हैं। और ये जो है जो जर्मिनेशन होता है एंड्रोस्पोर का वो हमेशा ओगोनियम के आसपास ही होता है ताकि जो एंथ्रीडिया बने तो फ़ौरन के फ़ौरन फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो ओगोनियम है उसका रिसेप्टिव स्पॉट उनको जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये नेनेंडस स्पीशीज़ होती हैं। तो दो तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है और इसी के आधार पर दो अलग अलग स्पीशीज़ भी मानी जाती है, मैक्रेंडस और नेनेंडस। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड देख लेते हैं, पहले मैक्रेंडस में देख लेते हैं। तो मैक्रेंडस में क्या है कि ये तो आप वेजिटेटिव सेल देख रहे हैं, यहाँ पर ये कैप सेल देख रहे हैं। उसके बाद जो कुछ सेल्स है उसमें डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद एक यंग एंथ्रीडियम बनेगी जिसमें बाद में और डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं और ये बहुत सी सेल्स की एक सीरीज़ बन जाती है। फिर इस सीरीज जो सेल्स हैं इनमें जो एक न्यूक्लियस होता है सब में दो दो हो जाते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू और वो दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू दो एंथ्रोजॉइड बनाते हैं जो वेसिकल के अंदर बाहर की तरफ आते हैं पहले सेल को स्प्लिट करके, जैसे एंड्रोस्पोर में स्प्लिटिंग हुई थी, सॉरी जैसे कि हमने अभी देखा था ज़ोस्पोर में स्प्लिटिंग हुई थी, वैसे ही जो है ये भी स्प्लिटिंग होती है सेल की और जो जगह बनती है एक ओपनिंग बनती है उससे ये बाहर आते हैं वेसिकल में। फिर ये बाहर आने के बाद वेसिकल डिसइंटीग्रेट हो जाती है और ये फ्री हो जाते हैं और
आर्चीगोनियम जो oogoनियम तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए oogoनियम है, जो स्वेलिंग पार्ट है ये सपोर्टिंग सेल है, और यहाँ पर ये कैप सेल्स हैं क्योंकि oogoनियम उसी में बनती है जिसमें कैप सेल पहले बन चुके हैं, मतलब सेल डिवीजन हो चुका हो। इसमें एक रिसेप्टिव स्पॉट होता है और जिसको सर्च करते हुए एंथ्रोजॉइड आते हैं, और रिसेप्टिव स्पॉट के ज़रिए फिर आखिर में एक सेल तक पहुँच जाता है कोई एक एंथ्रोजॉइड, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करने के बाद जो डिप्लॉइडी है वो गेन हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। वही नेनेंडर्स में देखें तो नेनेंडर्स में भी शुरू तो वैसे ही होता है कि वेजिटेटिव सेल में जो कुछ सेल्स हैं वो अपने आप को जो एंथ्रीटिया है उनमें तब्दील कर लेती हैं, उसके बाद उसमें डिवीजन होता है और कई एक सेल्स की सीरीज़ बन जाती है, और इसमें जो है एक वेसिकल निकलती है जिसके अंदर एक स्पोर होता है जिनको हम कहते हैं एंड्रोस्पोर। अब ये एंड्रोस्पोर जो है वो तैरता हुआ आता है और सपोर्टिंग सेल के पास में पहुंच जाता है, जो कि फीमेल फिलामेंट में होगा क्योंकि ये डायविशियस स्पीशीज़ है। तो यहाँ पर फीमेल फिलामेंट अलग होगा, ये आता है तैरता है सपोर्टिंग सेल के आसपास आके रुक जाता है और वहीं पर सेटल होकर जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। तो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है तो इस तरह का एक होल्ड फास्ट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और बाकी ये ऊपर क्यूब लाइक सेल्स बनती हैं जो कि एंथ्रीडियम होती हैं। उसके अंदर फिर वो डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, और हर एक जो क्यूब लाइक सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे डिवीजन के फलस्वरूप, और वही न्यूक्लियाई जो है अपने चारों तरफ प्रोटोप्लास्ट को इकट्ठा करेंगे और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद एंथ्रोजॉइड बना लेंगे, और यही एंथ्रोजॉइड जब रिलीज होंगे जैसे कि पहले अभी हुआ था, और वो रिलीज होने के बाद जो है रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू पहुंच जाएंगे एग तक, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि इसमें एक एंड्रोस्पोर की जो ये स्टेज है ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है जो कि मैकरेंडस में नहीं होती और नेनेंड्रस में होती है। हमें ये याद रखना, अगर इतना हम याद रखेंगे तो इसको आसानी से बता देंगे कि भाई जो नेनेंड्रस है उसमें पहले एंड्रोस्पोर बनता है, एंड्रोस्पोर जो है वो रिलीज होने के बाद तैरता हुआ पहुंचता है फीमेल फिलामेंट पे, और वहाँ पर oogoनियम के जस्ट नीचे जो एक सपोर्टिंग सेल होती है उस पर सेटल डाउन होके जर्मिनेशन करता है, और उसके बाद एक छोटा सा फिलामेंट बनता है जिसको हम कहते हैं डॉर्फ मेल, और इसमें जो है वो फिर एंथ्रीडिया बनते हैं, एंथ्रीडिया बनते हैं, एंथ्रीडिया जो एंथ्रोजॉइड बनाते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उसके थ्रू कंप्लीट होती है। अब फर्टिलाइजेशन देख लें तो मेल गैमीट जो एंथ्रोजॉइड हैं वो स्विम करते हैं और एग को फ्यूज करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और उसके बाद फिर वो एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। फिर जब जर्मिनेशन होना होता है तो मियोसिस होती है और उससे 4 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ये सेक्सुअल ज़ूस्पोर्स होते हैं, और ये ज़ूस्पोर जो है ग्रो करके जब रिलीज हो जाते हैं ग्रो करके नया हैप्लॉइड फिलामेंट बना लेंगे। तो जो सेक्सुअल साइकिल है उससे एक जाइगोट से 4 ज़ूस्पोर बनेंगे हैप्लॉइड जो कि दोबारा से फिलामेंट बना लेते हैं। तो अब फर्टिलाइजेशन को डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये oogoनियम वाला पार्ट, और यहाँ पर ये एंथ्रोजॉइड देख रहे हैं। अब चाहे एंथ्रोजॉइड वो नेनेंडम से बने, नेनेंडिस से बने या मैक्रेंडस से बने, एंथ्रोजॉइड तो एंथ्रोजॉइड होंगे। और फिर वो जो है वो रिसेप्टिव स्पॉट को ढूंढते हैं oogoनियम में, और वहाँ से होते हुए ये फर्टिलाइज करते हैं और oospore का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये oospore जो है अगर कंडीशन बेहतर नहीं है तो एक रेस्टिंग स्टेज हो जाती है और वैसे ही पड़ी रहेगी। फिर जब इसमें दोबारा जब कंडीशन प्रॉपर सही होती है तो इसमें डिवीजन होता है, और ये जो oospore है इसमें डिवीजन होने मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद ये 4 ज़ूस्पोर बन जाते हैं। क्योंकि सेक्सुअल साइकिल के थ्रू बन रहे हैं, मियोसिस भी हो रही है, तो इसको ज़ूमियोस्पोर कहते हैं। तो एक तो ज़ूस्पोर आपने एसेक्सुअल में पढ़े, और ये कहाँ देख लिया कि यहाँ पर मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जो है 4 बने तो इनको ज़ूमियोस्पोर कहेंगे। और फिर ये जब रिलीज़ हो जाते हैं, रिलीज़ होने के बाद ये भी वैसे ही जो है वो इनका ओरिएंटेशन बदल जाता है, फ्लैजिला रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तो एक नया फिलामेंट बन जाता है। तो अगर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें ओडोगोनियम की, तो ओडोगोनियम प्राइमरी प्रोड्यूसर के तौर पर जाना जाता है, और इस क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, जिससे कि जो ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर है वो अच्छा हो जाता है। और जो फूड सोर्स के तौर पर जो ये इसके ग्रोथ होती है वो इसको बहुत से जो एनिमल्स हैं वो फूड के तौर पर लेते हैं। तो जो छोटे मोटे जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए फूड सोर्स का भी काम करता है। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं
वाटर में रहने वाले, वो इनको हैबिटेट और शेल्टर की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो बायो इंडिकेटर वाटर क्वालिटी के होते हैं। इसकी जो प्रेजेंस है वो जो है वो ये बताती है कि पानी किस तरह का है, क्योंकि ये जो ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट रिच यूट्रॉफिक वाटर में ग्रो करते हैं। तो और ये भी इससे पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा उस वाटर बॉडी में हो गया है। तो धीरे धीरे अगर इसको ग्रोथ को वहाँ पर होने देंगे तो वो धीरे धीरे टॉक्सिक भी हो जाएगा। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है उसमें भी इसका रोल है, क्योंकि ये जो है वो जो बहुत से डिज़ोल्व मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में काम में आते हैं इकोसिस्टम में। और इसके अलावा ये हेल्प करते हैं बाइंडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट में। तो अगला जो रोल है उसमें एल्गल सक्सेशन एंड बैलेंस है। तो ये compete करते हैं दूसरे फाइटोप्लैंक्टन से और दूसरे दूसरे जो एल्गी हैं उनसे भी, अ, इस तरह से कि ये सक्सेशन में पहले आ जाएं और उसके बाद जो इनकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा वहाँ पर हो जाए। तो अगर कम्युनिटी कंपटीशन की बात करें तो ये चाहते ये हैं कि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लेकिन वो जो इसमें, क्योंकि बहुत से अभी जो पहली स्लाइड थी उसमें देखा कि इसको फूड के तौर पर भी बहुत से सोर्सेज लेते हैं, बहुत से एनिमल्स लेते हैं फूड सोर्स के तौर पर, जिसकी वजह से एक बैलेंस जो है वाटर बॉडी में बना रहता है। इसके अलावा बायो रिमीडिएशन में भी इसका अच्छा रोल है, क्योंकि जो कुछ स्पीशीज़ ओडोगोनियम की हैं उनको ये देखा गया है कि वो हैवी मेटल को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती हैं, और जिस वजह से जो भी ऐसी वाटर बॉडी है जिसके अंदर हैवी मेटल है उसमें ओडोगोनियम की ग्रोथ करने से हमें ये देखने में मिला है कि वो ज़्यादातर हैवी मेटल वो खुद उनकी जो थैलस है उनमें आ जाते हैं और वो जो वाटर बॉडी है उसका रिस्टोरेशन हो सकता है। तो इसका ये बड़ा अच्छा इकोलॉजिकल रोल है, जो कि इको फ्रेंडली वे में जो वाटर का रिक्लेमेशन है या फिर वाटर का रिस्टोरेशन है उसकी क्वालिटी का, वो ये कर पाता है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि ओडोगोनियम ना सिर्फ पढ़ने में इंटरेस्टिंग है बल्कि इसके अपने बहुत अच्छे इकोलॉजिकल रोल्स भी हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जीनस है क्लोरोफाइसी का जो हमने पढ़ा। तो इसी के साथ बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये जो भी जानकारी है अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में उन कमेंट्स के आधार पर जो जानकारी है वो आपको मुहैया की जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।